जो हम पढ़ रहे थे वो ये है कि जो झंडा थामे हुए हैं वो 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति कर रहे हैं, जिनमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में संगठित करने की चाह है। जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया भी था। 2 सिसिलियों की राजशाही, लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं। ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नज़र जमाए हुए हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर से जितने भी संत हैं ईसा मसीह सब अपनी नज़र गड़ाए हुए हैं। ये भाईचारे के प्रतीक के रूप में दिखाया है चित्रकार ने इसे। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं आगे कि 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा है। इनको 19वीं सदी की जो समय है, राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभर रहा है जिसमें यूरोप की राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन आ गया। इस परिवर्तन से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का गठन हुआ। यानी बहुराष्ट्रीय वंशीय यानी कि वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग राष्ट्र थे, उसकी जगह एक राष्ट्र राज्य का उदय होता है। यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे जिसमें राष्ट्र स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति की थी। एक ही केंद्रीय शक्ति की प्रभुसत्ता थी पूरे में, लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उनके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव, साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। साझेपन की यह भावना अंततः काल से नहीं थी, यह संघर्षों से थी, नेताओं आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई थी। तो आइए हम पढ़ते हैं फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार क्या था। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ, यानी राष्ट्रवाद की जो पहली बार बात हुई थी वो कब हुई थी? 1789 में, वो भी फ्रांसीसी क्रांति जब होती है। तो ये नोट डाउन करने वाली बात है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में। 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसमें संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। अब 1789 कैसा समय था? ऐसा समय था जब एक ही राजा का आधिपत्य था और वो निरंकुश था। निरंकुश राजा ऐसे राजा को कहते हैं जिन पर हम कोई अंकुश न लगा सकते, अपनी मनमानी से वो राज्य का संचालन करता है। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। फ्रांसीसी क्रांति जब हुई तो राजनीतिक भी और संवैधानिक भी बदलाव हुए। ठीक है, पूरे राज्य में भी बदलाव हुए और कुछ नियम कानून में भी बदलाव हुए, जिससे कि जो शक्ति थी वो राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिक यानी फ्रांस में जितने भी नागरिक थे उनके एक समूह में आ गई। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होकर वही इसकी नीति तय करेंगे। यानी कि लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वही इसकी नीति तय करेंगे। मतलब ये था कि अब लोगों के हाथ में था कि वो कैसी सरकार चाहते हैं और किस तरीके से वो शासन चलाना चाहते हैं, यानी लोगों की शासन। ठीक है। प्रारंभ में ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना हो सकती थी। शुरुआत से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारी जो थे उन्होंने कई ऐसे कदम उठाए, कई ऐसे स्टेप्स लिए जिससे कि उन्हें एक ग्रुप में संगठित किया जा सके, यानी एक एक की पहचान अलग अलग ना हो, कि सभी को एक सामूहिक पहचान मिले। पितृभूमि, लैपेट्राइट और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया। जो पितृभूमि और नागरिक जैसे विचार थे उसने इसमें अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। अतः एक नया फ्रांसीसी तिरंगा चुना गया। फ्रांसीसी झंडा चुना गया क्योंकि अभिव्यक्ति के लिए कुछ प्रतीक चाहिए, तो इन्होंने क्या करा? फ्रांसीसी तिरंगा झंडा चुना, जिसे पहले राष्ट्रध्वज की जगह ले ली। पहला राष्ट्रध्वज था वो अलग था, जो फ्रांसीसी तिरंगा झंडा चुना गया उसने राष्ट्रध्वज की जगह ले ली थी। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा। यानी जो स्टेट जनरल थे उसका चुनाव सक्रिय नागरिकों को द्वारा किया जाना, नागरिक खुद भागीदार होने लगे उसमें चुनाव में, और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया। पहले स्टेट जनरल था, पहले नागरिकों की कोई भूमिका नहीं होती थी, कुछ शक्तिशाली समूह या सदस्यों की कह लें भागीदारी होती थी उसमें,
पर अब नागरिक जो फ्रांस के आम नागरिक हैं उनकी भी भागीदारी होने लगी और इस स्टेट जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया, नेशनल असेंबली। नई स्तुतियाँ रची गई, शपथें ली गई, यानी कि हम देखते हैं जब सरकार बनती है तो जो जो कार्य होते हैं वो हुए। शपथ ली, शहीदों का गुणगान हुआ, यानी कि जो भी शहीद हुए थे इन क्रांति में उनका गुणगान हुआ। यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ, यह सब राष्ट्र के नाम पे हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई। केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था ने एक ऐसी व्यवस्था लागू की जिसने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था का मतलब यह है कि ऐसी व्यवस्था बनाई गई जो सभी नागरिकों पे एक समान कानून लागू करे। ये नहीं कि बड़े तबकों को कुछ अलग हक दे और निचले तबकों को अलग, नहीं, सभी पे एक समान कानून लागू हो सके, इसके लिए एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसे केंद्रीय प्रशासनिक के नाम से जाना गया। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए। आंतरिक यानी कि एक राष्ट्र के अंदर जो आयात निर्यात हो रहा है वो शुल्क समाप्त हो गए और भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। अब यह है एक राज्य से दूसरे राज्य, एक स्थान से दूसरे स्थान में भार और नापने की अलग अलग व्यवस्था थी, तो इसको एक समान किया गया। सबसे पहले क्या किया गया, आयात निर्यात जो आंतरिक थे उसे समाप्त किया गया। भार और नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोलियाँ लिखी जाती थी वही राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। ये क्या कर रहे थे, सामूहिक पहचान को विकसित करने के लिए ये सब किया जा रहा था कि एक समूह की एक अलग पहचान हो, हर किसी की अलग अलग ना होकर एक सामूहिक पहचान बने। इसके लिए उन्होंने फ्रेंच को, जो पेरिस में फ्रेंच भाषा बोली जाती थी, उसी फ्रेंच को राष्ट्र की साझा भाषा बनाया गया। जो क्षेत्रीय भाषा थी उसको हतोत्साहित किया गया, यानी डीमोटिवेट करते हैं, उसको डीमोटिवेट किया गया। ठीक है। क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्ति कराए। क्रांतिकारी यह घोषणा करते हैं कि राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य भी था, भाग्य भी था या लक्ष्य भी था, यानी कि यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्ति कराए। दूसरे शब्दों में फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद देगा। यह क्रांतिकारियों की घोषणा थी कि निरंकुश शासकों से मुक्ति कराएं और एक राष्ट्रों में गठित होने में मदद दें। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर, यानी जो फ्रांस की घटना है, जो फ्रांसीसी क्रांति हो रही है, इसकी घटना की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची, तो छात्र तथा शिक्षित वर्ग, मध्यम वर्ग के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। पहले ये फ्रांस में हुआ, जो कि यूरोप में, अब यूरोप के अलग अलग शहरों में ये बात पहुंची और यहाँ पे जैकोबिन क्लबों की स्थापना हुई। उनकी गतिविधियों और अभिनयों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाके में घुसी। ये जो कार्य कर रहे हैं ना, जैकोबिन क्लबों की स्थापना हो रही है, ये फ्रेंच सेनाओं के लिए एक रास्ता तैयार कर रहे थे जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के इलाकों में घुसते हैं। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचारों को विदेशों में ले जाने लगी। पहले फ्रांस में ही राष्ट्रवाद का विचार था कि कैसे राष्ट्रवाद उदय हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, पर अब ये अलग अलग देशों में, विदेशों में ये विचार जाने लगे। वहाँ भी क्रांति उठी। क्रांति का मतलब होता है बदलाव, तो वहाँ भी बदलाव होने लगे। नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया, वहाँ उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था। नेपोलियन के नियंत्रण में जब जो क्षेत्र आया उसमें उसने पहले से ही ऐसे बदलाव कर दिए जो फ्रांस में पहले से ही हो रखे थे, ताकि बाद में उसे कठिनाई ना हो। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निसंदेह वहाँ प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया। अब फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने क्या किया था, वहाँ के प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया। मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया। अब फ्रांस जो है प्रशासनिक क्षेत्र है, वहाँ पे उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों को अपनाया। जो क्रांतिकारियों के सिद्धांत है उसे अपना लेते हैं ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिससे व्यवस्था और भी कुशल हो। 1804 की नागरिक संहिता
अब हम आते हैं 1804 में, जिसमें एक नागरिक संहिता बनाई गई जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है। तो नोट डाउन करने वाली बात है कि 1804 की नागरिक संहिता थी जिसे नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है। वो क्या था? जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। इससे पहले क्या था? जन्म पर आधारित विशेषाधिकार था, यानी कोई जिस वर्ग में जन्म ले रहा है उस वर्ग को अगर विशेषाधिकार मिल रहा है तो उसके पुत्र और उसके आगे की पीढ़ी को भी विशेषाधिकार मिलेंगे। जन्म से ही कुछ विशेषाधिकार लेके उस समय में लोग आते थे, उसे समाप्त कर दिया गया और यह 1804 की नागरिक संहिता के बलबूते किया गया था। उनके कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित बनाया गया। अब ये कह दिया गया कानून के समक्ष हर कोई बराबर है, चाहे ऊंचे वर्ग से हो निम्न वर्ग से हो, और विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। संपत्ति का अधिकार सुरक्षित कर दिया गया और इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। इसे फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू कर दिया गया। किसे? नागरिक संहिता को। डच गणतंत्र स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मन में, कहाँ? डच गणतंत्र स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मन में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया और किसानों को भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। नेपोलियन क्या कर रहे हैं? प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ सुधार लाते हैं जिससे प्रशासनिक कार्यों को और कुशल तरीके से किया जाए। क्या किया? क्या? भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से किसानों को मुक्ति दिलाई। शहरों में भी कारीगरों की श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया। यातायात और संचार व्यवस्था को सुधारा गया। किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपति ने नई नई मिली आज़ादी चखी, यानी कि किसान जो थे, जो भूदासत्व और जागीरदारी शुल्क चुकाते थे, उससे मुक्त कर दिया। ठीक है। कारीगर जो थे वो श्रेणी संघों के अधीन रहते थे, यानी कि एक ग्रुप बनता था, उसका एक हेड होता था, उसके अधीन कारीगर काम करते थे, उसको भी हटा दिया। संचार व्यवस्था को सुधारा गया। किसान, कारीगर, मजदूर जो आज़ादी दिलाई जिसे, और नए उद्योगपतियों ने नई नई मिली आज़ादी चखी, यानी इसका मतलब है उन्हें जो आज़ादी मिली थी नई वो बहुत खुश थे उससे। उद्योगपतियों और ख़ास तौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक के समझने लगे कि एक समान कानून, मानक भार तथा नाप और एक राष्ट्रीय मुद्रा से इस इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजी के आवागमन में सहूलियत होगी। याद है कि एक समान भार और नापन की प्रणाली अपनाई गई थी। तो इससे क्या हुआ? उद्योगपतियों को, छोटे कारीगरों को ये लगा कि इससे एक राष्ट्रीय मुद्रा से जो एक इलाके से दूसरे इलाके में हम पहले जो टैक्स देते थे और मुश्किलें आती थी सॉरी, उससे नहीं आएगी मुश्किलें अब, और वस्तु और पूंजी का आवागमन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में सहूलियत होगी, आसानी होगी। लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलीजुली प्रतिक्रिया थी, यानी कि जिन क्षेत्रों में लागू किया गया वो जीते हुए क्षेत्र थे और इसमें लोगों की मिलीजुली प्रक्रिया थी, यानी कोई इससे खुश था, कोई ना खुश था, सबकी अलग अलग प्रतिक्रिया थी। ऐसा नहीं था सबकी एक जैसी प्रतिक्रिया थी कि हाँ हम खुश हैं, नहीं, सब अलग अलग विचार रख रहे थे। शुरुआत में अनेक स्थानों जैसे हॉलैंड और स्विट्जरलैंड और साथ ही कई शहरों जैसे ब्रसेल्स, मेज, मिलान और वारसा में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया गया। ये कुछ जगह है। शुरुआत में क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, वारसा तक के जो क्षेत्र हैं, यहाँ फ्रांसीसी सेनाओं को की कैसे स्वागत की गई कि स्वतंत्रता का तोहफा देने वाला, यानी इन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई है तो इनका खूब स्वागत किया गया, खूब इन्हें माना गया। पर मगर शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया, यानी शुरुआत में जो उत्साह था, खुशी थी, वो दुश्मनी में बदल गया जब ये साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्था राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी। यानी कि जो नई व्यवस्था अपनाई गई थी प्रशासन के लिए, वो राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता के लिए नहीं थी। बढ़े हुए कर, सेंसरशिप यानी टैक्स बढ़ा दिए गए थे, सेंसरशिप लगा दिया था कई जगह, और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती, यानी बाकी यूरोप में भी जीत के इलाके प्राप्त करने के लिए फ्रेंच सेना में ज़बरदस्ती भर्ती हो रही थी, जिससे नुकसान प्रशासनिक परिवर्तनों से मिले फ़ायदों से कहीं ज़्यादा नज़र आने लगा। पहले इन्हें लगा कि हमारा फ़ायदा है, बदलाव हुए हैं, हमारे अनुरूप हुए हैं,
बाद में इन्हें धीरे धीरे ये समझ आने लगा, जब ज़बरदस्ती भर्ती की गई, टैक्स अधिक चुकाया जाने लगा, ठीक है, तो इन्हें समझ में आ गया कि नहीं, ये हमारे फ़ायदे नहीं, ये अपने फ़ायदे के हिसाब से इन्होंने बदलाव करे हैं। तो ये था फ्रांसीसी क्रांति के बारे में एक झलक, ठीक है, और राष्ट्र का विचार, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। अगर आप मध्य 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखें तो उसमें वैसे राष्ट्रराज नहीं मिलेंगे जैसे आज। यानी कि हम 18वीं सदी के यूरोप को देखेंगे ना, और आज के यूरोप को देखेंगे, तो वैसा राष्ट्रराज नहीं मिलेगा हमें काफ़ी बदलाव मिलेगा। जिन्हें आज हम जर्मन, इटली और स्विट्ज़रलैंड के रूप में जानते हैं, तब वह राजशाही डचों और कैंटनों में बटे हुए थे, जिनके शासकों के स्वायत्त क्षेत्र थे, अपने अपने क्षेत्र थे इनके, समझे। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन था। यानी पूर्वी और मध्य यूरोप जो था निरंकुश राजतंत्रों के अधीन था, और इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे, अलग अलग तरह के लोग रहते थे। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। ये लोग नहीं मानते थे कि किसी समूह के हैं। अक्सर वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे और विभिन्न जातीय समूहों के सदस्य के उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाले हैब्सबर्ग साम्राज्य और कई अलग क्षेत्रों में और जनसमूहों को जोड़कर बना था। यानी कि ये लोग जो थे ना, ये अपने आप को एक समूह का हिस्सा नहीं मानते थे, अलग अलग भाषाएं बोलते थे, अलग अलग भार और नाप की प्रणाली थी। कुछ क्षेत्र जो थे वो निरंकुश शासकों के अधीन थे, जिनका अपना अपना क्षेत्र था, ठीक है। इसमें एल्प्स के टिरोल और ऑस्ट्रिया के सुडेटेनलैंड जैसे इलाकों के साथ बोहेमिया भी शामिल था, जहाँ के कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले ज़्यादा थे। अब जर्मन अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग भी शामिल थे। हंगरी में आधे लोग तो मैग्यार भाषा बोलते थे, जबकि बाकी लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे। गालिसिया में कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलते थे। इन प्रभावशाली समूहों के अलावा हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखाओं के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन अवस्था में रहते थे, जैसे उत्तर में बोहेमिया और स्लोवाक कार्नियोला में स्लोवेन्स, दक्षिण में क्रोएट तथा पूरब की तरफ ट्रांसिल्वेनिया में रहने वाले रोमन लोग। ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था। इस तरह के समूहों को आपस में बांधने वाला तत्व केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी। तो आप देख सकते हैं इसमें कि यहाँ पे कोई सामूहिक पहचान नहीं थी, अलग अलग भाषा बोलते थे, अमीर गरीब थे, यानी कि लोगों में काफ़ी वो था, अलग अलग पहचान थी, अलग अलग क्षेत्र थे। तो इसमें कोई साझा पहचान नहीं थी जो राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा दे। बस एक ही था कि वह सम्राट के प्रति निष्ठा हो, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग। इसमें हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार कैसे उभरता है, तो हम आगे पढ़ेंगे। जिसमें है ये कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग। सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का जो मालिक था कुलीन वर्ग, यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। यानी कि कुलीन वर्ग कौन था? ये था सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक, जो सबसे प्रभुत्वशाली था, ठीक है। इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली में बंधे हुए थे, जो क्षेत्रीय विभाजन के आर पार व्याप्त थी। वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। ये कुलीन वर्ग जो थे, ये गांव में तो होते थे जायदाद के मालिक, और शहरों में हवेलियों के मालिक हुआ करते थे। राजनीतिक कार्यों के लिए तथा उच्च वर्गों के बीच वे फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। ये जो कुलीन वर्ग थे, राजनीतिक कार्यों के लिए और यानी सरकारी कामों के लिए, और बड़े लोगों के साथ यानी उच्च वर्गों यानी बड़े लोगों के साथ ये फ्रेंच भाषा बोलते थे, जिसे बाद में फ्रांस की राष्ट्रीय भाषा बना दी गई थी। तो ये फ्रेंच भाषा बोलते थे, ठीक है। उनके परिवार अक्सर वैवाहिक संबंधों से आपस में जुड़े होते थे। ये आपस में ही वैवाहिक संबंध के द्वारा जुड़ते थे, नहीं कुलीन में ही शादी करते थे और वैवाहिक संबंधों से वे जुड़ते थे। मगर ये शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज से एक छोटा सा समूह था।
था तो अमीर, प्रभुत्वशाली था, जायदाद का मालिक था, फ्रेंच भाषा बोलता था, आपस में वैवाहिक संबंध से जुड़ा था, पर संख्या में ये बहुत कम थे और समूह में बहुत छोटे थे। जनसंख्या के अधिकांश लोग कृषक थे, यानी नया मध्यम वर्ग जैसे हम पढ़ेंगे। पश्चिम में ज़्यादातर ज़मीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे। पश्चिम कह रहे हैं यूरोप में, जो पश्चिम यूरोप के जो फ्रांस है उसमें हम अगर बात करें तो पश्चिम में जो थे वह किराएदार थे, छोटे काश्तकार थे। पूर्वी मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीरदारों में बटी थी जिस पर भूदास खेती करते थे। ठीक है। पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्से में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ। किससे? औद्योगिक उत्पादन से, व्यापार में वृद्धि से क्या हुआ? इन शहरों का विकास होता है, वाणिज्यिक वर्गों का उदय होता है जिनका अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन पर टिका था। इंग्लैंड में क्या हुआ? औद्योगिक क्रांति होती है 18वीं सदी के दूसरे भाग में। इंग्लैंड में औद्योगिकरण होता है 18वीं सदी के दूसरे भाग में, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्यों के कुछ हिस्सों में यह 19वीं सदी के दौरान हुआ। इंग्लैंड में तो 18वीं सदी में होता है, पर उसके बाद फ्रांस और जर्मनी में 19वीं सदी में ये होता है। क्या? औद्योगिकरण। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। श्रमिक वर्ग के लोग और मध्य वर्ग जो उद्योगपति, व्यापारी और सेवा क्षेत्र के लोगों से बने, यानी कि नए मध्यम वर्ग का उदय होता है। जब औद्योगिकरण होता है तो उसमें जो श्रमिक थे उसकी भी ज़रूरत थी, इसीलिए इन नए वर्गों का उदय हुआ जो उद्योगपति, व्यापारियों और सेवा क्षेत्र के लोग बने। मध्य और पूर्वी यूरोप में इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा था। इनका जो आकार था, यानी समूह का जो आकार था, छोटा था 19वीं सदी के आखिर तक। विशेषाधिकार जो थे कुलीनों के समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच ही राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए। जब कुलीनों की विशेषाधिकार समाप्त की गया, यानी 1804 की नागरिक संहिता में समाप्त कर दिए जाते हैं, तो जब समाप्त हो गया उसके बाद ही शिक्षित वर्ग और नए मध्यम वर्गों के बीच राष्ट्रीय एकता का विचार लोकप्रिय होता है। ठीक है।